50 से 60 में मर्द और ख़वातीन में क्या मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं? जो मोरे हैं उनके दरमियान जो डिस्क होती हैं या जो जेली होती है वो उसमें पानी की कमी हो जाती है। पाँवों में जलन हो रही होती है, कभी हाथों में जलन हो रही होती है। खाने पेशाब का कंट्रोल लॉस होने का भी खतरा है, उसकी चलने फिरने का भी खतरा है। उल्टा पेन बियर करते रहते हैं तो सर्जरी हम नहीं करवाते। सोते हुए फिर कई बार ये लोग सांस रोक लेते हैं, फिर एकदम से पूरे जोर से हिलते हैं। 50 से 60 साल के अंदर आपका लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो चुका होता है। आप मुख्तलिफ बीमारियों से गुजरे होते हैं, या तो आपकी याददाश्त चली जाती है या आप बैठे बैठे कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। अव्वल तो आप खुद को फ्रैक्चर या इंजरी से बचाते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इंजरी हो जाए तो आपने वो कैसे डील करना है, तो ये आज हम सब जानेंगे डॉक्टर जावेद से। तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। 50 से 60 में मर्द और ख़वातीन में क्या मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन सी बॉडी में चेंजिंग्स आती हैं, वो बताएं। लेट मिडिल एज में आ जाएगी अब ये, ठीक है। 60 पे तो वैसे ही आप सठिया जाना कहते हैं और रिटायरमेंट की एज आ जाती है। 50 to 60 आपकी वो एज है जहाँ पे आके आपने मैक्सिमम जो एफर्ट्स करनी थी आप करते रहे, और जो भी आपने बिल्ड किया, बनाया, एस्टेब्लिश किया या जो भी की, ये बिज़नेस किया, आप उसके फ्रूट जो भी आपको मिले वो इकट्ठा कर रहे होते हैं। और आगे आपके अगर अपने बच्चे हैं या आप ख़ुद हैं, आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, आप उन्हें इस्टेब्लिश करने के चक्कर में भी पड़े होते हैं। ज़िंदगी की रेस के आखिरी लम्हात आपको भी अंदाज़ा होता है, आपकी बॉडी बता रही होती है। ख़वातीन ऑलमोस्ट मीनोपाज, पेरी मीनोपाज के बाद मीनोपाज अचीव कर गई होती हैं 50 के ऊपर। मेजॉरिटी, बहुत रेयर हैं जो 50 से ऊपर जाती हैं। तो ईस्ट्रोजन्स उनकी बॉडी में बहुत कम रह जाती हैं। जिस्म के अंदर जो पहले वाली विगर है, ताकत है, डेफिनेटली मसल मास में कम रह गई होती है। रादर अब वेट रिडक्शन ख़ुद से भी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह मेल्स में भी 50 नहीं तो 55 पे जाके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं सडनली डिक्रीज़ करने शुरू करते हैं। उनकी भी मेल विगर भी और मस्कुलर पावर भी वो भी रिड्यूस होना शुरू होती है। इवन बोन्स जो हैं श्रिंक करना शुरू करती हैं। बॉडी का होल मास इंडेक्स जो है और हाइट कम होना शुरू हो जाती है। 50 और 60 के दरमियान मेजॉरिटी की कम से कम 1 इंच तक हाइट कम फील होती है। उनकी जो तमाम वर्टेब्रल बॉडीज़ हैं, जो मोरे हैं कमर के, रीढ़ की हड्डी के, उनके दरमियान जो डिस्क होती हैं या जो जेली होती है वो उसमें पानी की कमी हो जाती है, या फोम जैसे कह लें, या फोम का गद्दा जो है वो बैठ जाता है, पिचक जाता है। इसी तरह वो डिस्क भी पिचकना शुरू हो जाती हैं, डिसिकेट करना शुरू करती हैं। एज रिलेटेड चेंजेस हम उन्हें कहते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस आप उसे कह लें। इसी तरह जॉइंट्स हैं उसके, मैदा और ब्रेन श्रिंक करना शुरू हो गया। अब उसने इस दौरान इस बॉडी के साथ जो भी सलूक किया था, एक्सरसाइज की थी, नहीं की थी, खाना हेल्दी खाया था, नहीं खाया था, नींद पूरी की थी, नहीं की थी, इस सारे के अब इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ ये जितनी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, और उनकी आगे से अब कॉम्प्लिकेशंस, जैसे शुगर को 5 साल हो गए हैं, ब्लड प्रेशर को 5 साल या 10 साल हो गए हैं, किसी के गुर्दे फेल हो गए, किसी को हार्ट फेल हो गया, किसी को हार्ट अटैक एक हो गया था, सर्वाइव कर गया, अब स्टंट्स डले हुए हैं, बाईपास हो गया हुआ या होने वाला है। किसी को फालज हो गया, लकीली रिकवर कर गया, लेकिन थोड़ा सा एक बाजू वीक है या टांग वीक है। ये सारी चीज़ें अब आपके साथ चल रही होती हैं। प्लस उस वक़्त आपकी औलाद जवान हो रही होती है। अगर लेट शादी की है और लेट औलाद वैसे पैदा हुई है, शादी चाहे जल्दी पैदा की, तो वो अगर छोटे हैं तो बहरहाल वो भी अभी आपका सहारा नहीं बन रहे होते। और अगर वो जवान हो गए हों तो या तो वो सहारा बन रहे होते हैं, और या वो मज़ीद एक खपारा बन रहे होते हैं। वो बड़े हो के अजीबोगरीब किस्म के कोई रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, या उनकी वजह से भी कोई दुख और सुख की कहानी जो चल रही होती है। तो स्ट्रेस एक अपना रोल प्ले कर रही होती है, जो भी लाइफ की सारी है, जो आपके प्लस माइनसेस थे, जो फेलियर्स और अचीवमेंट्स थी, वो सारी सामने होती हैं। उससे भी ये डिजीज़ अपना रोल प्ले करती हैं। तो जब ब्रेन श्रिंक करता है, उसकी मेमोरी, उसकी इंटेलेक्ट, ये सारी भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इसीलिए सारे महज़ब कौमों में या सारे मुल्कों में रिटायरमेंट की एज 60 के करीब रख दी जाती है कि अब उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ भी वो नहीं होती। दूसरों को क्या उसने मैनेज और सहारा करना, उसे खुद सहारों की ज़रूरत होती है। जॉइंट्स में, घुटनों में, हिप में, कमर में इतनी दर्द है कि वो स्टिक यूज़ करना शुरू कर देता है या कोई और स्पोर्ट यूज़ करता है। ऐसे हालत में ख़वातीन को भी, मर्दों को भी नंबर 1 वही एडवाइस होती है कि वो ओवर वेट ना हो। उनका स्ट्रक्चर जो है वो अब उतना ही वेट संभालेगा जिसके लिए वो बना था। एक्स्ट्रा वेट है तो उनके लिए मूवमेंट नहीं है, मोबिलिटी एक बड़ा मसला होता है।
वॉशरूम जाना तक मसला बन जाता है। लेकिन अगर उनका वो मस्कुलर मैस है बजाय फैट होने के, अगर वो मस्कुलर मैस है तो वो उन्हें हेल्प करता है। इसमें मैं तो एडवाइस उन लोगों को ये करता हूँ कि आपने सैर नहीं छोड़नी या वॉक नहीं छोड़नी, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, वज़न ना उठाएं, वेट बेयरिंग अब छोड़ दें, ठीक है। लेकिन आपने रोज़ाना वॉक, इसी तरह स्पोर्ट आपकी गॉल्फ है जैसे, वो आप कर लें, जिसमें आपकी बस आराम से टहल कदमी है, टेक्निक भी है, लेकिन आप मेंटली बड़े पीस के साथ वो चल रहे हैं। नहीं ये कर सकते जो अमीर लोग नहीं है, तो वॉक का राइट तो किसी से नहीं लिया जा सकता। वो चल ही सकता है बेचारा, अनटिल अनलेस अगर वो जेल में है कहीं या कैद है किसी सेल में, तो वो वॉक जो है वो जॉइंट्स को जब मोबिलाइज्ड रखेगी, तो इसमें जो मोबिलाइल की तरह जो मटेरियल्स बनने हैं वो काम करते रहेंगे। तो एक टर्म हमारे मेडिकल यूज़ होती है डिसयूज़ एट्रोफी, के यूज़ ना करने से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ नाकारा हो जाती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग इवन 60 पे फिजिकली भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़ी अच्छी मेमोरी होती है, उनका तजर्बा, उनकी हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है। इनका अगर आप देखेंगे तो लाइफ स्टाइल थ्रू आउट बड़ा ज़बरदस्त होता है, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड एक्टिविटी, एक्सरसाइज और वो सारा कुछ होता है। लेकिन 50 to 60 यूजुअली वो जगह है जहाँ से आपको किसी ना किसी इल्लत, कोई ना कोई बीमारी आपको लग रही होती है, या आपको कोई ना कोई इशारा आ जाता है, और अब आप उसको फ़ाइट करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए या उसके साथ को एग्जिस्टेंस के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और साथ ये भी पता होता है कि आप किसी भी टाइम वापस भी चल सकते हैं। इस एज में स्पेशली आपके स्पाइनल में भी इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो स्पाइनल ऑपरेट भी करवा लेते हैं। तो क्या उसके बाद भी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर कोई है कि बस ऑपरेट करवाने के बाद वो दोबारा बड़े चौकस हो जाते हैं? कमर की हड्डी का ऑपरेशन या नीज़ का ऑपरेशन या हिप जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट या नी जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट, एज के साथ एक डिजीज़ हम उसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। उसमें हड्डियों और जोड़ों के अंदर एज से जो वियर एंड टियर आता है, समटाइम्स उसकी पेन इतनी ज़्यादा होती है कि वो बंदे की रेंज ऑफ मूवमेंट जो है या उसका हिलना जुलना ही अजाब बन जाता है, या पेन उसको सोने ही नहीं देती है, हिलने नहीं देती है, खाता रहता है, मोटा भी और हो ही जा रहा है, और वो सारी चीज़ें उसकी अपनी हैं। उनमें अगर डॉक्टर्स देखते हैं कि ये जॉइंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ये हड्डी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, तो वो स्टील के जॉइंट्स जो हैं उसमें डाल देते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं अगर वो अफोर्ड करता है, और वो स्पोर्ट के साथ शुरू में चलता है, फिर बाद में वैसे भी इस्टेब्लिश अपने आप को कर सकता है। इसी तरह रीढ़ की हड्डी में अगर उसके मोहरे कुछ ऐसे हैं जो किसी वजह से, एजिंग की वजह से, वेयर एंड टियर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो उसकी स्पाइनल कॉर्ड या इम्पॉर्टेंट नर्व्स को दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे, उसको शैटिका शदीद किस्म की टांग में दर्द जा रही है और वो हिलने जुलने से वज़ार है, उसकी नर्व कंप्रेस कर गई है, करीब है कि वो टांग फालिज की तरह हो जाए, उसको बाद में काम ही ना करे, तो फिर इन लोगों में स्पाइनल सर्जरी की भी जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ उसमें ऑप्शंस हैं, उस नर्व को डीकम्प्रेस कर दिया जाता है। वर्टेब्रा उसको सपोर्ट देनी है तो कई बार वो भी स्टील के जो हैं प्रोसेसेस डाली जाती हैं, लेकिन वो पहले वाली बात बहरहाल नहीं होगी, उसको बहुत ही एहतियातें करनी पड़ेंगी, वो तो वो करेगा ही। और लेकिन उसकी मोबिलिटी जो है वो गेन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये रिस्की सर्जरी होती है। कई बार जो है उससे भी जाता है बंदा, चारपाई भी आ जाता है, पखाने पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पैम्पर यूज़ करना पड़ता है, डाइपर या कैथेटर लगाना पड़ता है, पेशाब की नारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोअर हाफ जो है आपकी कमर का, यहाँ पे ये सारे कनेक्शंस हैं नर्व्स के। जिस तरह आपकी हड्डियाँ जवाब दे गई हैं या पट्ठे जवाब दे गए हैं, उस तरह आपकी नर्व्स भी अब 55-60 प्लस हैं, ठीक। तो वो भी वायरिंग भी बस बहाना ढूंढ रही होती है कहीं से भी शॉर्ट होने के लिए, और वायरिंग शॉर्ट हो जाए तो भी इंसानों के पास उसका हल नहीं है। तो सर्जरी के दौरान अगर नर्व कोई डैमेज हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हो गया है, तो वो पैरालाइज हो जाता है, या उसका वो कंट्रोल ब्लैडर का या पेशाब का या पखाने का उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ पे डर भी तो गए ना कि मतलब उनके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड भी होती है इस एज में, लेकिन वो बस इस वजह से नहीं करवाते कि खुदा ना खास्ता एक छोटा सा नुकसान जो है वो बिल्कुल ही उन्हें बेड पे ले आएगा, तो हम पेन बियर करते रहते हैं, तो सर्जरी हम नहीं करवाते। तो क्या ये सही उसके लिए ऑल्टरनेटिव है? दूसरे बहुत से अल्टरनेटिव हैं, उन्हें एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं। स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज कमर के लिए, ठीक है। या फिजियोथेरेपीज़ हैं, कायरोप्रैक्टर्स हैं, दूसरी अप्रोचेस हैं जिसमें वो काफ़ी हद तक अपने आप को मैनेज कर सकता है, ठीक है।
बॉडी स्ट्रक्चर अपना ठीक करता है। डाइट्स के साथ इलाज इसमें हो सकता है। बहुत सी आगे जो साइंस आ रही है वो सारी डाइट के ऊपर आ रही है बहुत ज़्यादा, कि आप अपनी बॉडी की पीएच एक सर्टन लेवल पे रखें और आपने एसिडिक डाइट्स लेनी है या बेसिक डाइट्स लेनी है, कौन सी डाइट्स लेनी है, उनके साथ पूरी इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या चेंज आता है आप उसे मेंटेन करते हैं। तो और इसमें इवन पाकिस्तान में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे अच्छे हकीम हैं। जलालपुर जट्टा में एक साहब है, मैं उनका रिकमेंड करता होता हूँ, हकीम बाबू गुलाम गौस साहब। वो इलाज बिल ग़िज़ा फ़ीस भी अलग कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे कई बार उनके रिज़ल्ट्स हैं कुछ लोगों के। और मुझे उनकी अच्छी बात ये लगती है कि कई पेशेंट को कहते हैं कि मुझे आपकी समझ नहीं है, आप जाएँ, नब्ज़ देख के बताते हैं, खामखा उसको नहीं वो लेते। तो लेकिन उनकी डाइट इतनी है, मैंने देखा है, बड़ा रिसर्च मैंने उन्हें भी गौर से देखा है कि उसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो वो ज़्यादातर 90% हमारी फेवरेट डाइट्स होती हैं। उन्हें छोड़ के अब अगर आपको कद्दू, टिंडे, तोरी, वो भी टमाटर प्याज के बगैर खानी पड़े काली मिर्च में, काफ़ी मुश्किल सा काम होता है मुसलसल 2-3 महीने। लेकिन जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं या फेक डायबिटीज़ भी हम खुद भी डॉक्टर्स कहते हैं, ये ठीक हो सकती है, सिर्फ परहेज़ से ही ठीक हो सकती है। एक है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, उसकी बॉडी ने इंसुलिन बनाना ही छोड़ दिया तो उसमें तो इंसुलिन लगानी ही पड़नी है उसको फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन जो डाइट के साथ खुराक की बेतदाली से और लाइफस्टाइल की बेतदाली से जो से शुगर हुई है, मोटापे के साथ या जो भी फैटी लिवर के साथ मल्टीपल रीजंस हैं, वो अगर अपनी डाइट ठीक कर लेता है, वॉक रखता है, तो वो बग़ैर दवाई के भी उसमें से निकल सकता है और बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स अचीव कर सकता है। वेट रिडक्शन बड़ी तेज़ी से होती है उस डाइट से, लेकिन करे कौन? आपने कहा ना कि इस एज में आप कोशिश करें कि आपका वेट गेन ना हो, मतलब कि आप ज़्यादा मोटे ना हो जाएं। आपके जॉइंट्स जो हैं उन्हें सफ़र करना पड़ेगा ना। नी के ऊपर प्रेशर आएगा जब आप चलेंगे, कमर के ऊपर हमें बैठना ही नहीं आता। हमारे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो टीवी लाउंज में या किसी भी लाउंज में हम लोग यूं करके ऐसे बैठे होते हैं, यूं करके, ठीक है। अब यूं देख रहे हैं तो ये कमर की ये इस जगह पे उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा होता है। हालांकि उसने बैठना है तो वो यूं बैठे कि उसकी बॉडी पूरी का वेट जो है वो ये हिप के ऊपर आए, हिप बोन के जॉइंट के ऊपर आए और ये कमर उसकी फ्री रहे। वो जब यूं लीन होके बैठा होता है तो उसकी कमर ने भी बेंड खाया होता है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और बन रहा होता है और वो जगह उस पूरे वेट को बेयर करने के लिए नहीं बनी है। मुसलसल वही पोस्चर रखने के बाद कुछ अरसे के बाद वहाँ से नर्व कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी, मसल्स जो हैं वो जवाब दे देंगे। ऊपर से उसने एक्सरसाइज नहीं करनी, या तो वो स्विमर हो, उसके मसल्स बड़े स्ट्रांग हो कमर के, ठीक है। वो नहीं करेगा जब, तो फिर कुछ अरसे के बाद उसको उसका पे बैक वो कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करने पड़ेंगे उसको। वो रीज़न होती है। तो इसी तरह वेट बढ़ा लेगा, पहले ही घुटनों में उसके अब जो है जेलेटिन कम हो गई है, ठीक है, मोबिलाइल कम हो गया है, हड्डियाँ आपस में रगड़ खा रही हैं, ठीक है, जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गई है, 2 हड्डियों के दरमियान में इतनी स्पेस होती है नी में, ठीक है जी, वो अगर उसके दरमियान जो जेली थी वो कंप्रेस हो गई है, डिहाइड्रेट हो गई है, दोनों हड्डियां जब आपस में रगड़ खाएंगी ज़्यादा देर नहीं रहेंगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, दर्द शुरू हो जाएगी, सुबह बहरहाल बेहतर होगा, शाम तक बहुत बुरा हाल हुआ उसका होगा। तो ये एज रिलेटेड चेंजेस होती हैं, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। शुरू में तो डॉक्टर्स पेन किलर्स आप खाएंगे, पेन किलर्स के साथ ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, किडनीज को भी डैमेज होगा, आईज़ को डैमेज होगा, स्टमक को डैमेज होगा, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो ज़्यादा देर आप नहीं खा सकते, मैदे में तेज़ाबियत शुरू हो जाएगी, स्टमक में अल्सर हो जाएगा, ज़ख़म हो जाएगा मैदे में, या गुर्दे उड़ जाएंगे उसके साथ, किडनीज़ को पेन किलर्स के फ्रीक्वेंट यूज़ के साथ। अब डॉक्टर्स कई बार उसके जॉइंट में भी इंजेक्शन लगा देते हैं, स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन, थोड़ी देर के लिए वहाँ सोजिश ख़त्म हो जाएगी, या वही जेली फिल करने के लिए भी की कोशिश की जाती है। मुख्तलिफ मैय्याज आजकल PRP ट्राई की जा रही है, या स्ट्रेट अवे उसको स्टील का जॉइंट वहाँ पे डाल दिया जाता है ऑपरेट करके। महंगा ऑपरेशन है, ये भी रिस्की ऑपरेशन है, इन्फेक्शन होगी तो सारा ज़ाया गया। इस एज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट होता है तो उनको वापस लाते भी बड़ा टाइम लग जाता है उनका। मेरा ख्याल इस एज में जो आपका वेट है वो भी इतना स्टिफ हो गया होता है कि वो वापस भी नहीं जा रहा होता, तो उनको फिर क्या करना चाहिए? इंसान अगर करना चाहे ना तो बड़ा कुछ कर लेता है, चांद से आगे निकल गया, ठीक है, ये बातें ही हैं। वेट अपना ही रिड्यूस करना है तो उसको डाइट प्लान करना पड़ेगा। नीम गर्म पानी पीना शुरू करे, ठंडा पानी छोड़ दे, अपनी खुराक जो है उसमें जो चीज़ें वेट गेन कराती हैं उन्हें अवॉइड करे, अच्छे डाइटिशियन की हेल्प ले ले, डॉक्टर की हेल्प ले ले, या जिस तरह मैं वो हकीम साहब जो इलाज बिल ग़िज़ा करते हैं उसकी हेल्प किसी की भी ले ले। नेट पे इतना कुछ पड़ा हुआ है, उसको फॉलो कर ले। वो करना तो चाहे ना, विल पावर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जैसे वेट कम करने वाले भी मैंने उन लोगों को देखा है जिनकी विल पावर स्ट्रांग थी, उन्होंने वेट रिड्यूस कर लिया। नशा सिर्फ वो छोड़ सकता है जो छोड़ना चाहता है, उसकी विल पावर अगर स्ट्रांग है ना कि नहीं मैंने इसको छोड़ना है, वो छोड़ लेता है। जो नहीं छोड़ना चाहता उसे आप साल साल दाखिल रख लें, जेलों में रख लें, आप जो ही छोड़ेंगे महीने 2 महीने बाद वो गाड़ी खंबे में मार के बैठा होता है। ठीक है, विल पावर काउंट करती है। आपने अपने अंदर इरादा कर लिया और फिर उस पर डट गए। और आप अगर अपने आप से प्यार नहीं करते, आपको अगर अपने आप से नहीं प्यार है, तो डॉक्टर साहब तो रहे आपसे प्यार करने से। डॉक्टर साहब के लिए तो अच्छा है आप हर महीने नए बहाने से आएँ, पैसे भी दें, टेस्ट भी कराएं, और डॉक्टर साहब का बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, आपका वेट बढ़ता रहे। अब कुछ लोग अगर अपने विल पावर उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो वेट नहीं कम कर पाते, तो उस सिचुएशन में स्टमक की सर्जरी करवा लेते हैं। वो अपना स्टमक ही बहुत ज़्यादा छोटा करवा लेते हैं और फिर वो बहुत बिल्कुल बच्चों वाली डाइट खाते हैं कि इसका साइज़ रहे ही छोटा। तो आया ये ठीक है प्रोसेस? मुख्तलिफ में इसमें तरीक़ाकार हैं, लाइपोसक्शन है, टमी टक है, या बैरिएट्रिक सर्जरी बेसिकली जो है। मेरे 1-2 दोस्त हैं बड़े अच्छे सर्जन्स, लेकिन ये बड़ी रिस्की सर्जरी भी है एट द सेम टाइम। मोटे लोगों में उसका पूरा पहले उसको सिलेक्ट किया जाता है कि ये पेशेंट इस काबिल भी है कि नहीं, और ये माइनर सर्जरी नहीं है। इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, आईसीयू केयर चाहिए होती है बाद में। ठीक है, उसको कई बार वेंटिलेटर पे बहुत देर रखना पड़ जाता है। ठीक है, नहीं तो उसको मल्टीपल निमोनियाज होना शुरू हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये सारा कुछ करके। तो लेकिन कामयाब अगर हो जाती है वो बंदा जो इतना बड़ा ऑपरेशन कराने पे तैयार हो गया। ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी करा ली और 1.5 साल के बाद वापस वहीं पे आ गए। ठीक है, तो उन्होंने खाना पीना नहीं छोड़ा इधर से, उन्होंने उनके स्टमक पे रिंग चढ़ा दिया, आधा स्टमक काट दिया, मुख्तलिफ मेयर्स हैं। ठीक है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कर दी, कुछ भी कर दिया, लेकिन भाई साहब या बाजी बाज नहीं आई। और उन्होंने उसके बावजूद जो है, आपको पता है ग्वाल मंडिये जो हैं वो तो नहीं बाज आएंगे ना, ग्वाल मंडेला हो जाएंगे वो, तो वो तो वहीं के वहीं आएंगे। तो इसको कहते हैं 100 छितर भी खाए, 100 प्याज भी खाए, और आखिर में कहा मेरा ऑपरेशन क्यों किया। अब भैया आपका ऑपरेशन आपका किया था, साथ मुंह भी तो बंद करना था ना। तो हो जाता है इसलिए, और रिस्क भी ले लिया अपनी इतनी बड़ी सर्जरी का, पैसा भी ठीक ठाक उसमें गया। बिल्कुल ऐसा। तो ये जिनकी जेब में पैसे हैं उनके चौंसले हैं। अब बहुत सारे लोगों को ना मोटापे की वजह से सांस नहीं आता, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, उन्हें स्लीप एपनिया शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसकी वजह से स्ट्रोक्स हो जाते हैं बाद में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल्स में हो जाता है, इनफर्टिलिटी की मेन रीज़न है, हाई ब्लड प्रेशर, स्नोरिंग, साथ बेचारा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो आवाज़ आ रहा है, सारी रात खराटे उधर से मशीन चल रही, बैठ के बेचारे सो रहे होते हैं। स्नोरिंग की वजह से उसकी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर नहीं निकल सकती जब लॉन्ग स्टैंडिंग। ठीक है, तो वो उसके या गला बंद होता है, छोटा होता है, नाक के अंदर ब्लॉकेज होती है, पीछे पैलेट जो है या गले में ब्लॉकेज होती है, नेक छोटी होती है, ऊपर से यहाँ से मोटा हो गया, तो उसके जो जितना पेट है वो लंग्स को एक्सपेंड ही नहीं होने देता, तो लंग्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, सोते हुए फिर कई बार ये लोग सांस रोक लेते हैं। अच्छा। 1-1 मिनट, उन्हें नहीं पता होता, उससे और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इकट्ठी होती है, फिर एकदम से पूरे ज़ोर से हिलते हैं करके अजीब सी आवाज़ निकाल के, इसलिए स्लीप स्टडीज़ की जाती हैं। ठीक है, उसमें फिर देखा जाता है कि इसका कितनी बार सांस 1 मिनट में या 1 घंटे में रुकता है, कितने एपनिक स्पेल्स, एपनिया कहते हैं टोटल सांस बंद हो जाना। तो ये कितने बार इसका सांस रुकता है रात को। मैं इसकी बहुत डिटेल्स आम पब्लिक को नहीं बताना चाह रहा कि कई पागलों ने रात को सोना नहीं सही तरह अपना चेक करते रहना, मैं कितनी बार सांस रुकता है मेरा, रुक ना जाए। ठीक है, तो वो एक साइकोज ना हो जाए। अदरवाइज़ ये एक डिजीज़ है। उसमें फिर फ़िलहाल मेयर्स और सर्जरी भी की जाती है, बड़ी एक्सटेंसिव गले की सर्जरी की जाती है। नहीं तो वेट रिडक्शन कहा जाता है, कभी नहीं करते ये लोग। थायराइड की डिजीज़ इन लोगों को साथ होती है। ठीक है, कई लोगों का थायराइड कम काम कर रहा होता है, उसकी वजह वो भी साथ एसोसिएशन होती है। लेकिन मशीन, एक वेंटिलेटर मसनूई जो सांस की मशीन होती है वो आती है, जो मास्क की तरह आपके फेस पे लग जाती है, टाइट मास्क होता है, वो आप 6 से 8 घंटे रात को लगाते हैं। उसमें कई लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजनेशन का भी मसला होता है, तो वो उसमें टाइप्स हैं फिर उस मशीन की, खुद ही ना ख़रीद के बाज़ार से ला के लगा लें।
ठीक है, कि जी इम्पोर्टेंस ठीक हो जाएगी तो मैं हरकुलिस बन जाऊँगा। तो उसमें भी आपको पल्मोनोलॉजिस्ट की, जो मेरे दोस्त पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, जो छाती के स्पेशलिस्ट हैं। वो आपकी स्लीप स्टडीज़ भी करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि आपका मसला सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है या आपका मसला ऑक्सीजन भी है। अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो आपको CPAP मशीन होती है, कॉन्टीन्यूस एक प्रेशर सा, जैसे मुंह पे ब्लोअर की हवा आ रही है, वो लगा के आप सो जाएंगे। आपको बड़ी अच्छी 6 से 8 घंटे नींद आएगी, ब्लॉकेड नहीं होगी, आप अच्छा सोएंगे तो सारा दिन सुबह फ्रेश रहेंगे, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। मेल इम्पोर्टेंस भी अगर इस वजह से थी तो साल के अंदर अंदर वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर उसे ऑक्सीजनेशन का भी मसला है, फिर मशीन दूसरी है, वो बाईपैप है, उसके प्रेशर्स भी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि सोते वक्त इसका इंस्पिरेशन पे कितना प्रेशर है, एक्सप्रेशन पे कितना प्रेशर है। वो मशीन ज़रा थोड़ी महंगी और होगी, वो भी लगानी उसी तरह 6 घंटे मास्क मुंह पे रख के सो गया बांध के, ठीक है। शुरू में 2-4 दिन मुश्किल लगता है, फिर आदत पड़ जाती है। जब अच्छी नींद आती है तो फिर, नहीं तो ये बेचारे ऐसे होते हैं जो दिन में भी बैठे बैठे सो रहे होते हैं, रात को भी बैठ के सोते हैं, इतने इतने मोटे होते हैं, वो लेट ही नहीं सकते हैं। पिकविकियंस इनमें से कई, हमने नाम ही है पिकविकियन सिंड्रोम, ठीक है। उसमें कईयों में स्नोरिंग नहीं होती, लेकिन ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम उसे कहते हैं हम। मोटापे के साथ सांस ही पूरा नहीं ले रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही नहीं रही है, फेफड़ा खुल ही नहीं रहा उसका, ठीक है, जगह ही नहीं इतनी छोड़ी, नान ही नान भर लेने। हूँ कहना भाई या अल्लाह या नान कड़ या जान कड़, ठीक है। लेकिन ना जान निकलती है ना नान निकलता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। जान कमरे से निकल जाती है, दूसरे कमरे जाके सो जाती है, टू हेल विद यू, लेकिन बहरहाल नहीं निकलती। तो फिर उसमें भी सर्जरियाँ भी की जाती हैं, पेट की भी सर्जरियाँ की जाती है, बैरिएट्रिक सर्जरी। लेकिन बैरिएट्रिक सर्जन का इस मरीज़ के ऊपर जिसका सांस का मसला है, उसकी जान जा रही होती है, वो कहता है मैं नहीं लेता लाख, रखो पास, क्योंकि उसकी जान जा सकती है ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थीसिया वाला इतनी जल्दी उसे एनेस्थीसिया देने पे तैयार नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वो 7-8 घंटे की सर्जरी नहीं करनी होती, उसको बाद में जगाना भी है, उसको ज़िंदा भी थिएटर से निकालना है, उसको ICU से निकालना है। तो बाद में ये लोग फिजियोथेरेपी करने पे तैयार नहीं होते, हिलने पे तैयार नहीं होते, तो फेफड़ों में सारी बलगम जम गई, निमोनिया से मर जाता है, सर्जरी तो हो गई। यानी सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, लेकिन जो रूट कॉज बनती है वो आपका मोटापा है। तो मोटापा आपका किसी भी एज टेन्योर में आए तो उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। कुछ लोगों में तो ऐसी डिजीज़ होती है, ब्रेन में उसके डिसफंक्शन ऐसा, उससे सिटाइटी सेंटर उसका ख़राब है, उसे पता नहीं चल रहा कि मैंने खाना रोक लेना है, मेरी ज़रूरत का पूरा हो गया है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऐसे होते हैं, या लिवर ऐसा काम कर रहा है उनके अंदर, या इंसुलिन यूज़ नहीं हो रही किसी भी वजह से, तो मोटापा होता जा रहा है। फैटी लिवर हो गया है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो पानी भी पीऊँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ, ये पता नहीं क्या बात है, ठीक है। लेकिन स्टिल इट कैन बी मैनेजेबल। बहुत सारी ख़वातीन और इवन मर्दों के भी बॉडी के ऊपर ना ब्लू कलर के मार्क्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और बर्निंग भी बहुत ज़्यादा रहती है। कभी पाँवों में जलन हो रही होती है, कभी हाथों में जलन हो रही होती है, तो इसकी क्या रीज़न होती है? ओल्ड एज में स्किन रिंकल्ड भी हो जाती है, स्किन के नीचे से फैट पैड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। स्किन अगर आप ज़रा सी चुटकी भरें बूढ़े की तो वो बड़ी देर लगती है स्किन वापस जाने में। छोटे बच्चे की स्किन बड़ी इलास्टिक, फ़ौरन नीचे जाती, चुटकी पकड़ना मुश्किल है। तो इनके नीचे जो कुशन होता है पानी का और फैट्स का, वो ख़त्म हो जाता है या बहुत कम रह जाता है। तो स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज बहुत माइनर जो हैं, वो भी कई बार बड़ी जल्दी ब्लीड करते हैं। हल्का सा पहले जो प्रेशर आता था वो अब नीचे कुशन था, कुछ नहीं होता था, अब वो ब्लीड कर जाता है, नीचे हड्डी होती है। इसे कहते हैं सिनाइल पर्परा, ठीक है। इस एज में कई लोगों को वैसे ही आप एस्प्रीन दे रहे होते हैं, ये डिस्प्रीन दे रहे होते हैं, ब्लड थिनर दे रहे होते हैं, उसकी वजह से ये बढ़ भी सकती हैं। लेकिन ख़वातीन में भी ये ज़्यादा होता है, वही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो इम्बैलेंस हो गया होता है, उसकी वजह से भी उनकी ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, और ये निशान पड़ जाते हैं, लेकिन ये कोई ख़तरे की चीज़ नहीं होती। अच्छा, मतलब अगर पढ़ भी जाए तो इट्स ओके, नहीं ये इसकी खैर होती है। लेकिन अनड्यू ये ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक टेस्ट उसकी, जैसे कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, प्लेटलेट काउंट्स क्या है, कोएगुलोपैथी डॉक्टर्स रूल आउट कर लेते हैं, या कोई ऐसी दवाई ले रहा है तो उसको वो चेंज कर लेते हैं। जहाँ तक पाँव या हाथ जलना है, सुइयाँ चुभना है, या बहुत शदीद गर्म या ठंडा लगना है, ये उनकी नर्व्स जो सेंसेस हैं उनकी वो ख़राब हो गई हैं। वो नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल सिग्नल्स दे रही हैं। वहाँ पे गर्मी है नहीं उसे लग रही है, वहाँ सर्दी है नहीं उसे लग रही है, तो ये न्यूरोपैथिक पेन्स हैं, ठीक है। उसमें शुगर वालों में ज़्यादा होती है, खून की कमी है उस साइड पे, ब्लड फ्लो की कमी है उस साइड पे, उसकी वजह से भी हो जाता है। जिस तरह के उस साइड पे मसल्स में या स्किन में खून की कमी है, तो नर्व्स को भी खून कम जा रहा है, तो उनका फंक्शन ख़राब हो जाता है। ये ऐसे समझ लें कि जैसे कोई गाड़ी या कोई ट्यूब लाइट है, उसमें करंट आ तो रहा है
लेकिन वायरिंग वीक है और बहुत थोड़ा आ रहा है। 240 वोल्ट से चलने वाली है तो 110 आ रहा है, ठीक है, तो वो हल्की सी फ्लिकर तो कर रही है लेकिन वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो करेगी। सिमिलरली ये हाथों पाँव में फिर कुछ डाइटरी इम्बैलेंसेस की वजह से विटामिन नियासिन इसमें यूज़ होती है, या कैल्शियम पेंटोथिनेट, विटामिन B5 आई थिंक, ये इसमें इफ़ेक्टिव हैं। बड़ी सस्ती सी होती है कैल्शियम पेंटोथिनेट, लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं आती है, मिल जाए बड़ी थोड़ी डोज में इसका थोड़ा इफ़ेक्ट आता है। डॉक्टर्स अब आपको एंटी डिप्रेसेंट्स इसमें ऐड करना शुरू हो गए हैं, या कुछ और न्यूरोपैथी की दवाइयां हैं वो देते हैं, लेकिन बेसिक रीज़न उसकी ये होती है कि उसकी नर्व्स जो हैं वो बेसिकली रॉन्ग सिग्नल्स दे रही होती हैं। इसी तरह टांगों की साइड से जो खून वापस ऊपर चढ़ता है वेन से, हम चलते फिरते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ब्लड वापस भी तो आना होता है ना, वो इतना हाई फ्लो उसमें होता भी नहीं, हाई प्रेशर एरिया नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसमें वेल्व्स रखे होते हैं। ख़वातीन में प्रेगनेंसीज़ की वजह से वो वेल्व्स ख़राब हो जाते हैं, या लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्यूपेशन है उसकी, औरतें किचन में सारा दिन खड़ी रह के काम ज़्यादा अरसा हो गया, या सर्जन थे कोई, जो भी है, तो वो वेरिकोज वेन्स या वेन्स जो हैं इनसफिशेंट हो जाती है, इनकॉम्पिटेंट हो जाती हैं, तो टांगों पे स्वेलिंग वैसे भी हो जाती है। अदरवाइज़ अगर उसकी किडनीज़, लिवर या हार्ट, ये तीनों में से कोई भी आर्गन या तीनों ही ख़राब है, या लंग्स की बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ है, तो राइट साइड का हार्ट उससे इफ़ेक्ट अगर हो रहा है तो उससे भी टांगों पे स्वेलिंग होती है। उसमें फ़र्क है, एक होता है पिटिंग, उसको दबाते हैं तो वहाँ पे एक गड़ा सा पड़ जाता है, अगर 5 सेकंड दबाया, 5 सेकंड रहता है तो हमें सीधे पिटिंग हटी में। कई होता है दबाने से नहीं होता, लेकिन मरीज़ कहता है जी मेरी टांगें सूजी हुई हैं, मुझे पता ये है। अगर एक टांग सिर्फ सूजी है, एक नहीं सूजी है, तो वो तो ज़रूर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए कि उसमें कहीं अंदर क्लॉट मेजर तो नहीं है जो बाद में वहाँ से निकल के हार्ट में चला जाए, सडन डेथ हो जाएगी। कुछ लोग ना एक मखसूस टाइम स्पेन के अंदर रह जाते हैं इस एज में, अपने बचपन में है लेकिन अपनी जवानी में नहीं है। वो बात करेंगे तो अपने बचपन में की करेंगे, अपने बहन भाई की करेंगे, लेकिन उन्हें बीवी बच्चे याद नहीं है, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? बहन भाई याद हैं, बीवी बच्चे नहीं याद है, तो क्या हो सकता है? वो उस टाइम की सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन डिमेंशिया उसे यूं कह लें कि उसकी जो मेमोरी और इंटेलेक्ट, ठीक है, उसका जो ब्रेन है एज के साथ 50 सठिया जाना, पहले भी टर्म यूज़ होती है, 60 के ऊपर आके ब्रेन श्रिंक करना शुरू कर देता है, मैदा भी श्रिंक करना शुरू कर देता है, मुंह में से दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप पहले वाली खुराकें नहीं खा सकते ना, गोश्त राने नहीं आपने खानी, आपने नरम जूद हज़म ग़िज़ा खाते हैं, इसीलिए देते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होना शुरू हो जाता है। जिस तरह पीडियाट्रिक्स है ना, छोटे बच्चों का इलम, उनकी बीमारी का इलम और सारा, इसी तरह 60+ पे जेरियाट्रिक्स है, बूढ़ों की बीमारियों का या उनकी सेहत का इलम। उसमें एक सर्कल पूरा हो रहा होता है, 40 के बाद ये सर्कल ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाता है, वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, ठीक है, तो वो बिल्कुल असल की तरफ लौट रहा होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो रहा होता है। जिस हालत में आया था ना, इतना सा मैदा और इतना सा ब्रेन था, उसे किसी का पता नहीं था, कुछ नहीं था, कहाँ लेटा हुआ है, कहाँ नहीं लेटा हुआ, पोटा चीची का कोई पता नहीं है, बेड से इधर को गए तो वो घटा हुआ, ये वो कोई समझ नहीं है। इसी तरह ये इंसान जो है ये वापस बिल्कुल एक बेबी बन रहा होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा है पूरे कुरान में एक जगह जहाँ अल्लाह गलत की हिमायत कर रहा है, अल्लाह गलत की हिमायत कर रहा है और ज़ोर दे रहा है, और वो कह रहा है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए और वो गलत भी हों तो उफ ना करना, मतलब वो डरना चाहिए आपकी चीख से, आपकी डांटना डपना नहीं है। जैसे बच्चों को नहीं डांटते थे माँ बाप, जैसे उन्होंने आपकी सारी उल्टी सीधी ज़िद्दें मानी या आपको खिलौने दिए या आपको डिस्ट्रैक्ट किया या जो भी किया और बड़े प्यार से पाला और आप बड़े हो गए, इन्होंने दिन ब दिन छोटे होना है, ये याद रखें। ये बड़ा सब्र आजमा काम है, ठीक है। इन्होंने बच्चे के अंदर तो हौसला होता है, अब ये बड़ा हो गया, अब ये खुद वॉशरूम चला जाता है, अब ये खुद खा लेता है, अब ये खुद स्कूल जाता है, अब ये खुद होमवर्क कर लेता है। इन बुजुर्गों ने दिन ब दिन और छोटा होना है, ये पैम्पर पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मुंह में लुकमा रखा हुआ शाम तक रखी रखेंगे, अल्जाइमर्स वाले, उसे यही भूल गया कि इसको च्यू करना है। वो जो बहुत फन्ने खां था, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, में क्या होता है, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, सदर था, वज़ीर आज़म था, पता नहीं क्या था, रोनाल्ड रेगन अमेरिका का, ठीक है। अब जब उसे अल्जाइमर्स हो जाता है, वो उसको ये एक बेबी जितनी भी उसमें सेंस नहीं होती है कि मैंने कपड़े नहीं पहने तो मैंने बाहर नहीं जाना, या मैंने इधर को नहीं जाना, मैं यहाँ से नीचे छत से गिर जाऊँगा, उसे नहीं सेंस है, ठीक है।
उसको अपने पराये की तमीज़ ख़त्म हो गई होती है, उसे कुछ पता नहीं होता। मैंने कहा ना कि मुंह में लुकमा आपने किसी तरह घुसेड़ भी दिया है, उसे चबाना ही नहीं आता, वो निगल ही नहीं रहा। तो मेडिकल साइंस तो करती है, मैदे में यहाँ पे सुराख करके ट्यूब डाल देंगे, जब तक उसने ज़िंदा रहना है तो उसकी कोई कैस्ट्रोस्टमी कर देंगे, ठीक है। सांस अगर आपने ज़रूरी उसको रखना है, सांस की मशीन लगा देंगे, पेसमेकर हार्ट का लगा देंगे, जो मर्ज़ी आप कर लेंगे। ब्रेन को रिवाइव करने की अभी कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों को एक ही तरीका है, इन लोगों से प्यार, शदीद प्यार। वो जिन्होंने इनसे बेगरज प्यार किया था, वो बेगम अच्छी है तो वो भी बेगर्जी से अगर उसकी केयर करती है। बेगम खुद बूढ़ी हो गई है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे है ही नहीं है तो स्टेट की जिम्मेदारी है, करीबी अजीज़ रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है। अगर डिमेंशिया हो जाता है तो यानी इसका अभी तक कोई हल नहीं है? हाँ जी, एलोपैथी में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कुछ अर्ली स्टेज पे थोड़ा सी हेल्प करती हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन हम उन्हें बड़ी माइनर डोज से स्टार्ट करते हैं। अगर उस पर इम्पेक्ट आता है तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं। कई बहुत महंगी भी हैं, ठीक है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं करता, लेकिन ऐस सच कोई हल नहीं है कि वो आप उसको बिल्कुल ठीक कर लें। मैंने कहा ना कि प्यार करें ना, उस बच्चे के साथ खेले ना, उसे 24 आवर्स अब दें ना, ठीक है। कौन दे सारा दिन, आपने अपनी भी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। लेकिन अगर 3-4 बच्चे हैं, 3-4 बेटे बेटियां हैं, और वो और उनके बच्चे अगर उस बुज़ुर्ग को टाइम देते हैं, बच्चों के साथ ये ठीक रहेंगे, बच्चों के साथ वो फिर भी मासूम बन जाएंगे, तो मैनेज हो सकता है। डिफरेंट किस्म की पेन्स इस एज में आपको लग जाती हैं, जैसे अभी आपने खुद जिक्र किया एक शट्टी का पेन है, ये भी बड़ी जानलेवा पेन है, टांग में दर्द जाना, तो ये क्या होती है और इससे क्या क्या हो सकता है मज़ीद? कमर से जो मेन तार पाँव के नाखून तक आती है, टांग को चलाने में, मसल्स को चलाने में, हिलाने में, झुलाने में, दौड़ाने में काम करती है, शेटिक नर्व है वो। कमर दर्द जो सिर्फ कमर में रहे, नीचे की कमर की दर्द, उसे लम्बैगो बोलते हैं, लेकिन अगर वो टांग में जानी शुरू हो जाए तो उसे शेटिका बोलते हैं, ये टर्म यूज होती है। और ज़्यादातर वो शेटिक नर्व जो है वो मोहरों के दरमियान से जहाँ से निकलती है वहाँ दब रही होती है, क्योंकि दोनों मोहरों के दरमियान जो डिस्क होती है समटाइम्स वो एज के साथ बैठ जाती है या किसी ट्रॉमा से बैठ जाती है, तो उसकी कंप्रेशन की वजह से वो पूरी एक लाइन की लाइन आउटर साइड पे, ये टांग के वो नीचे पाँव के बाहर वाली साइड तक वो दर्द जा रही होती है। इसे री की दर्द भी आम ज़माने में बोलते थे। तो इसमें सर्जिकली तो वो आपको ऑपरेट करके कई बार नर्व को डीकम्प्रेस ही करना पड़ता है अगर वो बुरी तरह ट्रैप हो गई हो वहाँ पे, और कई बार उसकी वहाँ से पेन रिसेप्टर्स उड़ा दिए जाते हैं कि दर्द उसको फील ही ना हो, टांग उसकी नम रहती है। लेकिन मैंने कहा ना कि उसमें ख़तरा होता है कि उसका ब्लैडर कंट्रोल या उसका जो है खाने पेशाब का कंट्रोल लॉस होने का भी ख़तरा है, उसकी चलने फिरने का भी ख़तरा है, उल्टा पैरालाइज होने का भी। लेकिन उससे पहले मैक्सिमम ट्राई किया जाता है कि उसको फिजियोथेरेपी कराई जाए, कायरोप्रैक्टर भी उस पर ट्राई किया जा सकता है। सर्जरी के लिए आपकी बाकी बॉडी भी तो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ना, लेकिन अगर बाकी कहीं पे कॉम्प्लिकेशंस हैं और डॉक्टर सर्जरी पे भी नहीं आ रहे, तो क्या ये दर्द पूरी उम्र के लिए बस बियर ही करनी है फिर? नहीं, मेरे पास तो जितने पेशेंट्स आए हैं, मैं तो उनके घर वालों को कहता हूँ कि घर बैठे वो लकड़ी के साथ, किसी भी लकड़ी के साथ वो 3 बार 7 दिन सूरह रहमान सुने, और कोई घर वाला प्यार से उसकी उस दर्द वाली जगह से ऊपर से नीचे स्टिक के साथ अपने दिल में 3 बार अल्लाह अल्लाह बोल दे, उस लकड़ी को लकड़ी पे झाड़ दे, वो ठीक हो जाते हैं। वो कैसे ठीक होते हैं आई कांट एक्सप्लेन। कपिंग करवा लेते हैं, वो क्या चीज़ होती है? मैंने अक्सर हिजामा का वर्ड उसमें यूज़ किया जाता है, और वो ये उसके पीछे शायद लॉजिक ये है कि जी जो गंदा खून होता है या एक्स्ट्रा खून, कुछ उसका ब्लड लॉस होता है बेसिकली, तो यूरिक एसिड डेफिनेटली उससे कम होता है, हो सकता है उसमें ब्लड लॉस होने की वजह से। बाकी उसके पीछे साइंस क्या है वो लोग बेहतर जानते हैं। हिजामा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एट्रीब्यूट किया जाता है कि सरकार दो आलम भी करवाते थे। पच लगाना इसे कहते थे, पाँव के अंगूठों के पास लगाया जाता था, या मुख्तलिफ जगहों पे, ये भी पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ बॉडी में, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए। जिन लोगों का ये इल्म है वो ये करते रहे हैं, पहले ज़मानों में इलाज इससे भी होता रहा है। इसमें ज़रूरी ये है कि साफ़ ब्लेड यूज़ किया जाए, इन्फेक्शन ना एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाए, किसी ब्लड वेसल को ना कहीं आप काट बैठे और ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए। तो जो लोग करते हैं वो इसमें माहिर होते हैं, वो कर लेते हैं, और कई चीज़ों में इफेक्टिव भी है। इन्फेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं? जिस तरह छोटे बच्चे प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को, उनकी इम्यूनिटी अभी फुल डेवलप नहीं हुई होती, इसी तरह जो बूढ़े होते हैं 60+ बेसिकली 50 to 60 में अगर शुगर कंट्रोल नहीं है या मोबिलिटी उसकी नहीं है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, खांसी भी नहीं पूरी कर पा रहा, सांस ख़राब है उसका या कुछ दूसरी, तो वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या मोटापे की वजह से रीगर्ज हुआ और वो लंग्स में ले गया, एस्पिरेट कर गया, ठीक है।
बाकी इन्फेक्शन उसको कोई भी हो सकती है। ख़वातीन में जो है उन्हें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हम उसे कहते हैं, उनको उनके जेनिटल एरिया में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से। उसकी वजह से ड्राई एरिया वो हो जाता है सारा, वहाँ ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पे लुब्रिकेंट क्रीम्स भी उन्हें स्पेसिफिक दी जाती हैं, ईस्ट्रोजन क्रीम्स। उसका नुकसान ये नहीं है कि वो वहाँ लोकली सिर्फ अप्लाई होती हैं, वैसे ईस्ट्रोजन खाने का नुकसान होता है कि उसको कैंसर ग्रो कर सकता है। ठीक है, कहीं भी तो वो अप्लाई डॉक्टर्स बता देती हैं उन्हें, आप ये लगाएं या कुछ करें। या अगर फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर ड्राइनेस में होती हैं, वो उसके हिसाब से एंटी फंगल उन्हें रिकमेंड कर देते हैं। बुढ़ापे में दांतों की बहुत मसाइल होते हैं, 50 के बाद उसकी कैविटीज़ बहुत बन रही हैं, उसकी सफाई वो पूरी नहीं कर पा रहा, मुंह के अंदर बहुत सी बीमारियां उसकी आने शुरू हो जाएगी। जब उसकी कमज़ोर बॉडी है और वो ख़ुद भी कमज़ोर है अगर, और ऊपर से शुगर हाई है या डाइट बैलेंस्ड अब नहीं है, खाया नहीं जा रहा, मैदे के मसले उसको शुरू हो जाएंगे, चबा नहीं सकेगा ना, तो वो सख्त ग़िज़ा वैसे ही ले लेगा मैदे में, पेट दर्द शुरू हो जाएगी। ठीक है, कभी कब्ज़ शुरू हो गई, बुढ़ापे में कब्ज़ बड़ा मसला है उन लोगों का, वो रिफ्लक्स उनका बहुत कम हो गया होता है। 50 से 60 की उम्र में ना बच्चे भी अपने माँ बाप को ये विटामिन खा लें, ये एनर्जी टैबलेट्स ले लें, ये अच्छी होती है, तो क्या ये चीज़ विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स कर लेनी चाहिए? कुछ तो स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज होती हैं, डॉक्टर्स को पता चल जाता है ये फ़लाँ दवाई ले रहा है या इसकी फ़लाँ प्रॉब्लम्स हैं, इसको स्टमक के या स्मॉल इंटेस्टाइन के या लार्ज इंटेस्टाइन की ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके फ़लाँ हार्मोन्स की, फ़लाँ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, इसको जिंक दे दूँ मैं, इसको मैं आयरन दे दूँ, या इसको फ़लाँ विटामिन जो है मैं दूँ, तो वो तो डॉक्टर स्पेसिफिक डोज में देंगे, तो वो ठीक है। अब एक जनरल टर्म यूज़ होती है आजकल, वो सेंट्रम बहुत यूज़ हो रहा है, बाहर से हर बंदा एक दूसरे के लिए ला रहा है जी सेंट्रम की शीशी फड़ी है, मैनू भी लिया देंगे ने, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं क्या तुसी भी अपनी सेहत का ख्याल करो, मैं उतों आ रहा से थोड़े ले। तो ये मिसनोमर है, पहले न्यूरो बयान के टीके आते थे बाहर से, इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा कह के लोग मंगवाते थे, उतों असली लब्बे गए थे जाली है यार, ये वो विटामिन्स या फूड सप्लीमेंट्स वो आपको देने चाहिए, लेकिन उसको पहले बैलेंस डाइट भी दें, सिर्फ सप्लीमेंट्स भी नहीं चलेगा। वो स्टमक अल्सर ये क्या होता है? मैदे के अंदर ज़ख्म को अल्सर कहते हैं। ठीक है, मैदे के अंदर आपके खाना जाता है, जो कुछ आप खाते हैं उसके मिर्चें, घी, गोश्त, नान, पिज़्ज़े, बर्गर, जो कुछ आप अंदर ले गए हैं उसको उसने गूंदना भी है, उसके अंदर उसने एसिड भी शामिल करना है। स्टमक के अंदर एसिड होता है, तो एसिड को जो चीज़ बेयर कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, उससे जल नहीं रही, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग या स्पेसिफिक तरीके से बनी हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर उसकी इनर जो कोटिंग है, जहाँ से गूंदने के बाद कुछ चीज़ें खुराक में शामिल की जाती हैं, उसे ख़ास फ्लूइड की शेप में आगे पाइप्स में भेजा जाता है, उसमें अगर ज़ख्म हो जाए तो फिर ये चीज़ें उस पर लगती हैं, ठीक है, या ज़्यादा गहरा ज़ख्म हो जाए तो खून की उल्टी या काले पखाने आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये अल्सर है। कई बार फट ही जाए मैदा तो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो जाती है, सर्जरी करनी पड़ जाती है, ठीक है। और कई बार वो अल्सर कैंसर की वजह से भी होता है, या उसमें कैंसरस चेंज आ जाती है, तो डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन वो मैदे में कैमरा डाल के पहले देखा जाता है, बायोप्सीज भी ली जाती हैं कि ये मैदे के अंदर ज़ख्म क्यों है। कई बार हमारी मेडिसिन से अल्सर हो जाता है, एस्प्रीन खाते हैं लोग या पेन किलर्स खाते हैं, वो वहीं जाके गली कहीं स्टक कर गई और वहीं पे उसने लोकल जो है उसके ज़ख्म बना दिया, वो भी हो सकता है। स्टमक हर्निया भी इसी से रिलेटेड है? स्टमक हर्निया ये है कि जो कहा गया है कि खाना खाने के बाद अंगड़ाई ना लें, अच्छा, ठीक है, लेकिन चढ़ती जवानी है, जवाना ने कुछ करना तो होता ही है, ठीक है, तो वो खाना मैदा भर के जब आप अंगड़ाई लेते हैं या वेट ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, तो मैदा जो है ये जो आपका चेस्ट का पोर्शन है और नीचे पेट का पोर्शन है, एब्डोमेन जो है, इनके दरमियान में डायफ्राम है, एक लेयर है जो फेफड़े उसके ऊपर रेस्ट भी करते हैं, उसकी मूवमेंट से चलते भी हैं। ये जो खुराक का पाइप है ये यहाँ से डायफ्राम से गुजर के मैदे के मुंह पे जाता है और मैदा नीचे पड़ा हुआ है अंदर। अब जब आप अंगड़ाई लेते हैं तो कई बार जो मैदे का फूड पाइप से मुंसलिक शुरू का पार्ट है वो ऊपर को खिंच जाता है। अगर वो उस पोर्शन से ऊपर आ गया, बॉटल नेक बन गई, वो ऊपर आ गया अंदर की साइड पे और उसमें खुराक भी थी, ठीक, और अब आप रिलैक्स हुए तो वो उस नर्विंग कंस्ट्रिक्शन के ऊपर जो पार्ट आ गया वो हर्निया टाइप हो गया और ऊपर खुराक भी रुक गई, और उसको हम कहते हैं हाइटस हर्निया। उसकी वजह से फिर आपको हर वक्त लगता है जैसे यहाँ पे मेरी खुराक बैठी हुई है, फूड बोलस फंसा हुआ है, या बर्निंग भी होना शुरू हो जाती है। तेज़ाबियत मिडे में अगर हद से ज़्यादा हो जाए उससे भी वो बर्निंग सी रहती है।
और अगर वो ऊपर को वापस ऊपर को उस हर्नियल ओरिफिस में उसके जो गेट है वो लूज़ हो गया स्टमक का अपर माउथ जो है, तो जिस वक्त वो गूंदता है खुराक को तो वो पिचकारी एसिड की ऊपर तक आती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लक्स हो रहा है। इंसान बहुत तंग होता है, कई बार उससे एस्थमा एग्रीवेट कर जाता है, कई बार वो फेफड़ों में खाना सारा चला जाता है, निमोनिया बड़ा शदीद हो जाता है, इवन डेथ भी हो सकती है। सर अक्सर इस एज की जो ख़वातीन और मर्द है ना, वो खाना खाते हैं ना, खाना खाने के फ़ौरन बाद ही उन्हें बहुत ज़्यादा बर्प्स आते हैं, मतलब हर 2-2 सेकंड के बाद उन्हें बर्प आ रहा होता है, हर 2-2 सेकंड के बाद उन्हें बर्प आ रहा होता है, तो इसकी क्या रीज़न उसकी होती भी है? यही रीज़न होती है कि उनके या तो वो हर्निएशन ऊपर को ही होती है या स्टमक बहुत स्लो हो गया होता है, ढीला पड़ गया होता है, स्टमक की इलास्टिक वीक हो गई है। अब वो खाना उसने खा लिया है, अब वो जब स्टमक उसको गूंदने की कोशिश करता है, उसकी पहले वाली वो इलास्टिसिटी नहीं है, उसमें हवा भी मिक्स हो रही है और खाना भी है, और वो कभी ज़ोर से मिक्स कर लेता है और कभी उससे पूरा नहीं दबाया जाता और वो डकार कहीं ऊपर को आ जाता है। बहुत ज़्यादा वो जिसे कह लें कि हवा जो है उसमें चूँकि इकट्ठी हुई भी है तो वो ऊपर को निकल आती है, तो वो डकार सा बन जाता है, बर्प सा बन जाता है। छोटे बच्चे को भी आपने देखा होगा, माएँ फीड करती हैं, फिर उसको कंधे से लगा के पीछे से थपथपाती रहती हैं कि वो डकार ले ले, उसको हवा निकालनी नहीं आती छोटे बच्चे को, ठीक है। बूढ़ों में भी यही मसला होता है, लेकिन अब इनका मैदा श्रिंक करने के साथ ढीला भी पड़ गया होता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो वो मेडिकेशन की तरफ जाते हैं ऑब्वियसली, तो वो जब मेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो उनकी एक चीज़ तो ट्रीट हो रही होती है, लेकिन दूसरे ही हाथ कोई और चीज़ उनकी ख़राब हो रही होती है। तो बुज़ुर्गों को इस एज में जो है वो आप ये करेंगे कि उन्हें एक तो नरम ग़िज़ा खिलाएंगे, उनको बिठा के खिलाने के बाद आधा घंटा बिठाए रखेंगे, वो फ़ौरन लेटेंगे नहीं, उनको स्लो खिलाएं, उन्हें ठोंसे ना, उन्हें पहले वाला आराम से नीचे ले जाने दें। वो मुंह से या गले से जाता आपको नज़र आ गया, लेकिन वो स्टमक तक जाते हुए उसको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। फिर अगला लुक़मा उन्हें दें, ठीक है। फिर वो उसे च्यू करते रहें, अच्छी बात उन्हें च्यू करने दें, फिर जब वो ले जाए तो बड़ा सब्र आजमा काम है। जितने सब्र से उन्होंने आपको पाला था उतने सब्र से अब आप उन्हें पालें। फ्रैक्चर और इंजरीज बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है इस एज में, हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं और गिरते भी बहुत हैं, बैलेंस भी नहीं होता और रिकवर भी नहीं जल्दी होता। हड्डी दोबारा इस एज में रिकवर करना, उसका रीजनरेट करना वैसे ही तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल होता है। अब आपके अंदर वो ग्रोथ हार्मोन और वो सारी चीज़ें उस तरह होती नहीं हैं, इसलिए यूजली स्टील की चीज़ें या प्रोस्थेसिस डाली जाती हैं और इसके अलावा कोई हल नहीं होता। अगर वो फ्रैक्चर कर गई है या वैसे ही हड्डी इतनी वीक है या खुदा न खास्ता उसमें कैंसर है या वैसे खोखली हो गई है, उसके मिनरल्स ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर कुछ नहीं हल होता। या वॉकर वगैरह दे दी जाती है या दूसरे मेजर्स यूज़ किए जाते हैं कि उन्हें व्हील चेयर पर मूव किया जा रहा है। मेरे अपने नाना बू की जो है वो टांग फ्रैक्चर हो गई थी इस एज में, तो उन्होंने वो डॉक्टर्स ने जो एंटीबायोटिक्स दी उससे वो टांग तो रिकवर हो गई, उन्होंने थोड़ा थोड़ा चलना भी स्टार्ट कर दिया आफ्टर 3 और 4 मंथ्स, लेकिन एक दिन उनका अचानक से बीपी नील कर गया और डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा जी इनको तो स्टमक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं। स्टमक में अल्सर ब्लीड कर गया उनका और एग्जैक्टली उससे उनके प्रेशर्स एकदम नीचे गए और वो अल्सर उन्हें पेन किलर्स के साथ हुआ। जो भी पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, लॉन्ग स्टैंडिंग जो भी दवाइयाँ उन्होंने ली उससे मैदे में अल्सर होता, अल्सर ब्लीड कर गया। जब वो मैसिव ब्लीड किया तो प्रेशर्स एकदम नीचे चले गए, ठीक है। और कंपनसेटरी मैकेनिज़्म उस बॉडी में उस वक्त इतने नहीं एक्टिव काम करते इस एज में आके कि वो उसे फ़ौरन कंपनसेट करते, इसलिए वो शॉक में चले गए। आप हॉस्पिटल गए, कोई अच्छा डॉक्टर था तो उसने फौरी तौर पे ये पूछा कि आप कौन सी, जब भी हॉस्पिटल जाएं सारा मेडिकल रिकॉर्ड साथ ले जाएं, कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, कौन से ऑपरेशन हो चुके हैं, क्या ये आजकल कर रहे हैं, पिछले 4-6 महीने में क्या हुआ है, तो वो फिर डॉक्टर्स बड़ी जल्दी उस चीज़ को पिक कर सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके जाके कि बस ये आप वहाँ जाके लड़ाइयाँ करते रहें कि इसको जल्दी देखें, आप क्या कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, मेरे अब्बे को देखें, इधर उधर डालें, मैंने फ़ोन किया ना, मैं इसका चाचा हूँ, मैं फ़लाँ मिनिस्टर का मामा हूँ, उसकी बजाय अपने अब्बे का बच्चा बने और बंदे का पुत्र बन के डॉक्टर को तमीज़ से बताएं, डॉक्टर भी इंसान है, वो देख लेगा एमरजेंसी में जो डॉक्टर खड़ा होता है, लेकिन आप उसको हिस्ट्री प्रॉपर दें, क्योंकि वो बंदा जो बीमार है वो हिस्ट्री नहीं दे पा रहा। अगर उसकी कंडीशन ऐसी है, वो बेहोश है या उसकी एब्सेंसेस ही नहीं है, तो वो तो नहीं हिस्ट्री दे सकता। तो डॉक्टर्स का जो डायग्नोसिस, जो उन्हें तशख़ीस करनी है और फौरी मेजर्स लेने हैं, उसमें 70 to 80% जो है वो हिस्ट्री काउंट करती है। अगर कोई स्ट्रेस आपको आ जाए तो क्या वो स्ट्रेस भी आपकी डेथ की रीज़न बन सकता है? शदीद शौक या सदमा या खौफ या स्ट्रेस वो जानलेवा हो जाती है और इस एज में उस बंदे का ऑटोनॉमिक सिस्टम भी, फ़ाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम भी पूरा काम नहीं कर रहा होता। सीवियर डिप्रेशन जान ले लेता है, बंदा खाना भी नहीं छोड़ गया या वो शौक में चला गया फ़ियर के साथ,
हार्ट का रिदम उसका ख़राब हो गया, उसे हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन अटैक हो गया, ये सारी चीज़ें काउंट कर सकती हैं किसी वक्त भी। और ये जो बात बनी हुई है ना कि बस जी गमा धोखे नाल ही चला गया, ठीक है, ये गम धोखे बड़े जानलेवा होते हैं, एवं नहीं गल्लां बनियां, ठीक है, कोई तो गल है, ठीक, तो वो स्ट्रेस ले लेती है। उसमें डिपेंड करता है ना फिर वही बात कि वो बंदा जो है वो अपने अल्लाह से कितना जुड़ा हुआ है। अगर तो वो अल्लाह से जुड़ा हुआ है तो वो बड़े सब्र से वो सब्र से अपने अल्लाह की रज़ा समझ के उस पर कायम हो जाएगा। और अगर वो मैं मेरा बच्चा, मेरा माल, मेरा खाना, तो वो तो फिर उसका माल पे ही कोई कब्ज़ा कर गया सारी ज़िंदगी में, जो उसने करोड़ों जोड़े थे वही कोई स्कैम हो गया है, तो ऐसे दुख में भी मारा जाएगा। ठीक है, एंजाइना पेन भी बड़ी कॉमन है। ये जो दिल की बीमारियां जिसे कहते हैं, सरकार ने कहा ना कि जिस्म में एक गोश्त पोस्ट का टुकड़ा है छोटा सा, अगर वो ख़राब तो सारा ही ख़राब। ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने हिकमत की बात की है कि अंजाइना दिल के अंदर खून की कमी अगर हो, यानी दिल का काम ही खून का, ट्रैफिक सार्जेंट की तरह सारा दिन वो गाड़ियाँ यूज़ करता है लेकिन बेचारा घर पैदल जाता है। तो दिल जो है ये पूरी बॉडी में खून 24 घंटे सोता ही नहीं है, इसका रेस्ट ही कोई नहीं है, तो ये 24 घंटे खून पंप करता है, सारी बॉडी को सप्लाई करता है खून। लेकिन ख़ुद इसकी, जैसे ये हाथ के ऊपर मेरे ये नालियाँ हैं 2-3 नज़र आ रही हैं, तो इसके पूरे स्ट्रक्चर की 3 मेजर नालियाँ होती हैं बाहर उसके मसल्स में जो इसको खून देती हैं। ये जब पंप मारता है ना तो वो खून इसके काम नहीं आता। जब ये रिलैक्स होता है ना तो थोड़ा सा खून वापस नीचे को गिरता है, वो बेचारे के काम आता है रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है। अब आप हार्ट को भगाई रखें, ठीक, आपकी मशूक की तरफ ही नजरें और आपका दिल भागता ही रहे, ठीक है, तो उसको रेस्ट की मौका ही नहीं मिल रहा, तो दर्द तो होगी ना। उसकी बजाय अगर इसको थोड़ा रेस्ट भी करने दें, पुरस्कून लोग जो होती हैं उनकी हार्ट बीट 70s में होती है, 72 या कुछ। अगर इन 3 खून की नालियों में से किसी में भी खून की कमी हो रही है, प्लैक्स बने हुए अंदर, डक्का लगा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, तो मसल जो हार्ट का है वो तो मुसलसल काम कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको काम करना पड़ रहा है, उसमें खून की कमी होगी तो वो चीख मारेगा, उसे एंजाइना कहते हैं, वो दर्द करेगा। वैसे ये कभी भी पिन पॉइंट नहीं होती। कई लोग जो होते हैं ना वो ज़रा सी इस तरह हाथ रख के मैं कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे इधर दर्द हो रही है, तो हमें हौसला था, हम आराम से कहते हैं चलें आप ECG करा लें। मुझे डॉक्टर ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई जी, ये बैठे रहे जी, इन्होंने क्या जी है देखो जी, वो डॉक्टर को पता होता है ये उंगली रख रहा है, ये असल में मैदे की, गैस की, खुराक की नाली की या पट्ठे की दर्द है, हड्डी की दर्द है, ठीक है। लेकिन हार्ट की दर्द होगी तो वो हाथ यूँ रखा होगा उसने। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, कई बार हमारे पास अगर कार्डियक इमरजेंसी, हार्ट की इमरजेंसी आती है, क्लिनिक पे भी कई बार पेशेंट आ जाए, तो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है वो कई बार फ़ौरन कहता है कि नहीं आप बैठ जाएं, आप जाओ यार वो ECG लेके आओ, या इन्हें व्हील चेयर पर इमरजेंसी ले जाओ, या आपने नहीं चलना, उसे पता होता है। हाँ, कई बार पेशेंट को नहीं पता होता, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें एंजाइना नहीं होता, उन्हें हार्ट की पेन नहीं होती, वो समझ होते हैं मुझे डकार फंसा हुआ है, मुझे जलन हो रही है, मैदे की गैस है, या डॉक्टर साहब मेरा ना सांस ज़रा बंद हो रहा है, पता नहीं शायद फॉग से, स्मोक से हो रहा है, तो वो से हार्ट की पेन होती है, उसने हाथ यूँ रखा होता है, ठीक है। कई बार वो पेन उसके जॉ में सिर्फ हो रही होती है, वो दांत की दर्द समझ रहा होता है, कई बार उसके सिर्फ इस मसल में पेन हो रही होती है, लेफ़्ट बाजू में दर्द हो रही है, शोल्डर्स दोनों हैवी होते हैं, गर्दन दोनों में दर्द जा रही होती है, उसको नहीं पता होता कि ये हार्ट की पेन है। जब उसने हाथ यहाँ पूरा ऐसे रखा होगा, प्रीकॉर्डियल कैच हम उसे कहते हैं, पता नहीं यहाँ पर कुछ अनईजी है, शुगर वाले को पेन चूँकि नहीं हो रही होती, तो चेहरा उसका पिलाहट उस वक्त हुई होती है, हीमोग्लोबिन चाहे उसकी 15 है लेकिन चेहरा उसे हम कहते हैं पहला रहा, या ठंडे पसीने साथ आ रहे हैं, तो हम उसको फौरी तौर पे, वो बिल्कुल चले भी ना, वो बैठ जाए, गाड़ी ना ड्राइव करे, सीढ़ियाँ ना चढ़े, वेट ना उठाए, वो बैठ जाए। ज़ुबान के नीचे गोली होती है जिसे डम से कहते हैं नाइट्रेट्स, वो ज़ुबान के नीचे रखते हैं तो वो फौरी तौर पे उसकी खून की नालियों को थोड़ा सा डायलेट करता है। आम इंसान जो है वो खांसी ज़रूर करे उस वक्त, तो यहाँ से खांसी करे उससे खून का दौरा हार्ट की तरफ पड़ता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाए, ठीक है। और लेकिन उसको चलाएं नहीं, उससे कोई ज़ोर नहीं लगवाएं, बच्चा नहीं उठवाएं, व्हील चेयर उससे ना चलवाएं, तो ना कोई स्ट्रेस दें। अब्बा जी को पैसे भी है जे, उन्हें अटैक हो गया, उन स्टैंटा कित्थों पैणगियां, तुहाड़ियां ईमानदारियां, तो अब्बा कहता या अल्लाह मैनू चुक लै, ठीक है। तो अब उन्हें आप कहेंगे नहीं अब्बा जी खैर है, एक बार एहतियातन चेक करा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं पर खैर है आप लेट जाएँ वो, लेकिन उस साथ ही ऑक्सीजन लगा देते हैं। अगर हॉस्पिटल पहुँच गए हैं ऑक्सीजन लगा देते हैं, लिटा देते हैं, मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है, ज़ुबान के नीचे वो गोली रखी जाती है,
कुछ एस्प्रीन अगर है तो आधी गोली फ़ौरन उसको या पूरी गोली खिला दी जाती है, या ज़ुबान के नीचे वो भी रख दी जाती है। तो ये एंजाइना पेन जो है, कई बार हार्ट के पेशेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि मुझे हार्ट है, मुझे हार्ट की डिजीज़ है या स्टेंट्स भी डले हुए हैं, उसके बावजूद मुझे एंजाइना होता है, तो उन्हें डॉक्टर्स ने बताया होता है कि आपने ये गोलियां जेब में रखनी हैं, और जब भी आपको दर्द हो, एक तो आपने फ़ौरन बैठना है, नंबर 1 आपने या लेट जाना है या बैठना है, आपने रेस्ट करना है, और ज़ुबान के नीचे गोली रख लेनी है। 5 मिनट के अंदर ये दर्द ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरी गोली फिर रखें 5 मिनट के बाद और हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ें। ठीक है। कई बार उन्हें पता होता है कि नहीं 2 गोलियों से भी ठीक हो जाती है, ये हो जाती है ठीक मेरी, या एंजियोग्राफी पहले भी डॉक्टर्स कर चुके होते हैं और उन्होंने बताया होता है कि ये माइनर सी एक वेसल है आपकी और आपको ऐसे हो रहा है, इसमें स्टंट भी नहीं डाल सकती, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ खाएं, अपनी डाइट ठीक कर लें, खून पतला करने वाली गोली खाते रहें। लिवर के भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। लिवर तो इस एज तक जो है वो बेचारा जवाब देने के चक्कर में होता है। अगर खुदा न खास्ता काला यरकान हो गया तो बहुत पहले श्रिंक कर गया होता है। नहीं तो लिवर की बहुत सी बीमारियां हैं, कैंसर से लेके छोटा मोटा हेपेटाइटिस आम भी, और जो क्रोनिक हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं, बी वायरस, सी वायरस, काला यरकान जिसमें रंग भी काला पड़ जाता है, तांबे की तरह हो जाता है, वो भी है। फिर लिवर की और कुछ बीमारियां हैं, जैसे पित्ता लिवर के साथ मिल के काम करता है, पित्ते में पथरियां आ गई, आपने ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ और ज़्यादा तली हुई खुराकें खाई और एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है, तो फिर पथरियां अंदर बनी। बहुत सारे लोगों को ना शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो बैठे बैठे भी शिवर कर रहे होते हैं, हालांकि कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन वो बात भी कर रहे हैं तो वो शिवर कर रहे हैं। तो उसकी क्या रीज़न है? राशे की बीमारी, पार्किंसंस, ठीक है, ये फिर अगेन ब्रेन से रिलेटेड है और नर्व से रिलेटेड है। तो उनका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है सारा का सारा बॉडी का, उसके ऊपर उनका अपना कंट्रोल जो है वो बड़ा कम रह जाता है। ठीक है। बॉडी के अंदर 2 तरह के ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्शन कर रहा होता है, दूसरा उसको बैलेंस करके रोक भी रहा होता है। ठीक है, आपने कितना भागना है, कितनी स्पीड पे भागना है, कहाँ जाके ब्रेक लगानी है, ये सारा कुछ है ना। अगर आप भाग पड़े हैं लेकिन आपको ब्रेक लगानी नहीं आ रही, या आपने ब्रेक खोले बगैर ही आप गाड़ी चलाई जा रहे हैं, हैंड ब्रेक आपने लगाई हुई है, ये सारी चीज़ें हैं ना, दोनों ही अगर बैलेंस ख़राब हो जाएगा तो राशे की बीमारी में भी ब्रेन के वो सेंटर्स जो आपकी इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के अलग-अलग से सेंटर्स हैं, उनका कंट्रोल कम हो जाता है और नर्वस सिग्नल्स आते जाते हैं वहाँ से नर्व्स के, और उनको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, एक मसल्स हैं जिन्होंने इस बाजू को इधर लाना है और एक मसल्स हैं जिन्होंने वापस इधर लाना है। इन दोनों की भी आपस में एक ख़ास टोन है। ठीक है, इनकी टोन बढ़ जाएगी तो ये बाजू यहीं रहेगा, इनकी टोन बढ़ जाएगी तो ये बाजू ऐसे रहेगा, इसको इधर लाना मुश्किल हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलते हुए ये दोनों टांगों की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। एक टांग इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, तो नजर आएगा बाबा के आज ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। वो बैलेंस भी ब्रेन का खास एक पार्ट है। फिर फाइन कोऑर्डिनेशन सारे जॉइंट्स की आपस में चलते हुए, हमारे बाजू भी हिल रहे होते हैं, टांगें अपनी जगह खड़े हैं आप, तो आपके मुख्तलिफ जॉइंट्स से सिग्नल पूरे जा रहे होते हैं कि किस जॉइंट पे कितना लोड आ रहा है, आप किस तरीके से खड़े हैं, आपने किधर को थोड़ा सा झुके हुए हैं, किस तरीके, आप हमेशा बिल्कुल अपराइट उस तरह तो नहीं होते। तो वो सारे सिग्नल्स भी जा रहे होते हैं, लेकिन अगर वो सारे सिग्नल्स रिसीव भी ठीक नहीं हो रहे और वापस उनके ऊपर जो एक्शन ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी गलत सलत आ रहे हैं, तो इस तरह की बीमारी हो जाती है कि स्टिफनेस कहीं हो गई, आप एकदम पहले चला ही नहीं जा रहा, एकदम चले तो भाग ही पड़े, फिर जाके रोकना मुश्किल हो गया, तो ये राशा है, इसे पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। कुछ दवाइयों से भी होती है कि ठीक है, सिगरेट इसमें हेल्पफुल है। इट इज़ वन ऑफ दोज डिजीज़ जिसमें सिगरेट पीने वाले जो हैं उन्हें ये कम होती है, या अगर थोड़ी अर्ली स्टेज पे हो तो मैंने कहता नहीं पी तो अब पी लो सिगरेट। इस एज में जो बुजुर्ग होते हैं वो चलते चलते रुक जाते हैं और कहते नहीं वो मेरी बॉडी नहीं चल पा रही, मेरी टांग नहीं चल पा रही, वो फ्रीज हो गई, तो उसकी क्या रीज़न होती है? वो इसी बीमारी का पार्ट है, पीछे से सिग्नल आने, एक दिन थोड़ी देर के लिए बैटरी ऑफ हो गई। अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आपने चलाई हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी की ज़रा सा इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन हो, वो वहीं पे जम जाती है, धक्का भी नहीं लगता। तो इसका हल हो सकता है कोई? नए मेयर्स कई यूज़ किए जा रही हैं, कई सर्जिकल मैन्यूवर्स की जा रही हैं ब्रेन के ख़ास स्पेसिफिक एरियाज़ में, आजकल गैमा नाइफ और मुख्तलिफ सर्जरी कई तरीके आ रहे हैं। म्यूज़िक थेरेपी इसमें बड़ी हेल्पफुल है। अच्छा जी, इसमें म्यूज़िक थेरेपी भी यूज़ की जाती है उन्हें वापस तालमेल रिदम में लाने के लिए। मैं कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में इसमें रिकमेंड करता हूँ, उसमें है ना दफ़ की आवाज़, तो वो लोग सुबह दोपहर शाम सुनते हैं। इसमें इसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है मल्टी सिस्टम एट्रोफी, ब्रेन के सारे ही सिस्टम, सारे कनेक्शन उड़ गए, ब्लड प्रेशर एकदम 200 पे गया, एकदम 0 पे आया। डॉक्टर को ये नहीं समझ आ रही कि इसको मैंने ब्लड प्रेशर उठाने की दवाई देनी है या घटाने की देनी है। ठीक है, बड़े से बड़े न्यूरोफिजिशियन यहाँ से जवाब दे देते हैं, कहते भाग जाओ। मेरे पास एक पेशेंट है 3 साल से, सीधा बुर्दा शरीफ के साथ, ही इज़ फाइन, हनीफ नाम है उनका,
ठीक है। लाहौर के बड़े बड़े न्यूरोफिजिशियंस ने उसको अपने क्लिनिक से भगा दिया कि जी अब कुछ नहीं होता, अब ले जाएं, आप फलां के पास चले जाएं, ठीक है। जो मेरा भी मजाक उड़ाते थे, वो दम दरूद वाला डॉक्टर, ठीक है, वो 3 साल से MSA का जो पेशेंट है पार्किंसंस का, कसीदा बुर्दा शरीफ ही सुनता है और ही इज़ फाइन। अगर तो आपको हमारे पॉडकास्ट से मदद मिली है और आप मजीद हेल्थ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे रहनुमाई चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।